जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं विदलन। तो आज के क्लास में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? तो मेरे देश के नौजवान, आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे विदलन। क्या अध्ययन करेंगे? विदलन। सबसे पहले ये समझते हैं ये जो विदलन होता है, विदलन जो है उन्हें कितने नामों से जाना जाता है। मेरे देश के नौजवान याद रखिएगा, विदलन को एक से अधिक नामों से जाना जाता है। विदलन को कुछ लोग खंडन कहते हैं, कुछ लोग विखंडन कहते हैं, कुछ लोग विदलन कहेंगे। अलग अलग नामों से जाना जाएगा, अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। तो नाम सुनकर आप घबराइएगा नहीं, लेकिन 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 अधिकांश जगहों पर आपको विदलन ही बताया जाएगा। अधिकांश जगहों पर विदलन ही लिखा हुआ मिलेगा। तो आप याद रखिएगा, विदलन विदलन। हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? विदलन। बात करें विदलन की परिभाषा की, तो मेरे देश के नौजवान, विदलन की परिभाषा क्या होगा? सबसे पहले इसे समझते हैं। तो देखिएगा, जब निषेचन क्रिया हो जाती है उसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। तो जब युग्मनज का निर्माण होगा, कुछ समय पश्चात उस युग्मनज में समसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाएगा। जब युग्मनज में समसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाएगा, उसके बाद वो एक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करेगा। यही प्रक्रिया विदलन कहलाता है। तो विदलन कोई आपसे पूछे तो आप बताइएगा निषेचन के पश्चात। क्या बोलेंगे? निषेचन के पश्चात निषेचन के 24 घंटा पश्चात लिखिएगा। 24 घंटा पश्चात युग्मनज। निषेचन के 24 घंटा पश्चात युग्मनज में होने वाला तीव्र समसूत्री विभाजन, तीव्र समसूत्री विभाजन, तीव्र समसूत्री विभाजन। निषेचन के 24 घंटा पश्चात युग्मनज में होने वाला तीव्र समसूत्री विभाजन विदलन कहलाता है। विदलन 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 कहलाता है। विदलन कहलाता है। क्या कहलाता है? विदलन कहलाता है। याद रहेगा। अब कहेंगे सर इतना तो याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक 24 घंटा पश्चात युग्मनज में विभाजन समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे देश के नौजवान युग्मनज तो जानते होंगे। जब निषेचन क्रिया होती है, नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु जब संलयित होते हैं तो निषेचन होगा। निषेचन जब होगा उसके पश्चात युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज का निर्माण होगा, ये हो जाएगा युग्मनज। ये क्या हो जाएगा? युग्मनज। ये क्या हो जाएगा? युग्मनज। अब ये जो युग्मनज है, इसमें बाबू 24 घंटा बाद, इसमें 24 घंटा पश्चात समसूत्री विभाजन शुरू होगा।
24 घंटा पश्चात समसूत्री विभाजन शुरू होगा। जब समसूत्री विभाजन होगा तो इसका जो केंद्रक है वो विभाजित हो जाएगा, वो टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। अलग होकर युग्मनज के अंदर दो कोशिकाओं का निर्माण करेगा। अलग होकर युग्मनज के अंदर दो कोशिकाओं का निर्माण करेगा, जिसे हम लोग दो कोरक खंड अवस्था कहते हैं। दो कोरक खंड अवस्था कहते हैं। तो याद रहेगा, जो युग्मनज होगा उसमें 24 घंटा पश्चात समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन के पश्चात वो क्या होगा? दो कोरक खंडों में विभक्त हो जाएगा। इस अवस्था को दो कोरक खंड अवस्था कहते हैं। इसके बाद फिर 10 घंटा पश्चात, लगभग मेरे देश के नौजवान 10 घंटा पश्चात पुनः क्या होगा? इनमें विभाजन की क्रिया होगी। जब पुनः समसूत्री विभाजन होगा तो 1 से 2 बना, 2 से कितना बनेगा? तो 2 से हो जाएगा 4। 2 से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होगा? तो 2 से हो जाएगा 4। फिर इनमें कुछ समय बाद पुनः विभाजन होगा। जब पुनः विभाजन होगा तो 8 का निर्माण होगा। कितना? 8। 1 2 3, ये हो जाएगा 4 5, ये हो जाएगा 6, ये मान लीजिए हो गया 7 और ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। पुनः विभाजन फिर होगा। कहेंगे सर कब तक? तो बाबू बार बार विभाजन क्रिया होती है, बार बार विभाजन क्रिया होगी। जब पुनः विभाजन होगा तो 16 कोरक खंडों का निर्माण करेगा। कितना? 16 कोरक खंड। 16 कोरक खंड बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। 11 हुआ था, ये हो जाएगा 12 13 14, ये 15, 1 16। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये आपको घटी बड़ी दिख रहा है बाबू? घटी बड़ी नहीं, एक समान होगा। ठीक है, तो अभी क्या बताया गया? अभी आपको बताया गया जो युग्मनज होगा 24 घंटा पश्चात उसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन। जब समसूत्री विभाजन होगा तो दो कोरक खंड का निर्माण करेगा। पुनः विभाजन जब होगा तो 4 का करेगा। उसके बाद जब विभाजन होगा तो 8 का करेगा। उसके बाद जब विभाजन होगा तो 16 कोरक खंड का निर्माण करेगा। जब 16 कोरक खंड का निर्माण हो जाएगा तो 16 कोरक खंड का जब निर्माण हो जाता है, इस अवस्था को तूतक कहते हैं, जिसे अगले क्लास में पढ़ाएंगे। बस याद रखिएगा, जब 16 कोरक खंड का निर्माण हो जाता है उस प्रावस्था को तूतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूतक। यही लिख दे क्या? इस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? तूतक कहेंगे। तूतक 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 कहेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब याद रखिएगा, अब याद रखने वाली बात क्या है? ये जो युग्मनज होता है, ये जो युग्मनज है, ध्यान से समझिएगा नौजवान, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एकदम मन लगा कर पढ़िएगा, क्योंकि धन लगने वाला नहीं है। सुरेंद्र सर अपने चैनल संस्कार क्लासेज बाय सुरेंद्र सर पर फ्री पढ़ाने वाले हैं, कोई धन नहीं लगेगा, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे।
तो कहने का मतलब क्या है, ये जो युग्मनज है, ये जो युग्मनज है इसका जो व्यास होता है, ये जो युग्मनज है इसका जो व्यास होता है कितना होता है? युग्मनज का व्यास बाबू 0.1 mm होगा। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए, बताओ मेरे देश के अच्छे बच्चे, युग्मनज का व्यास कितना होता है, तो सिनेमा ठोक के बताइएगा। युग्मनज का व्यास 0.1 mm होता है, 0.1 mm होता है युग्मनज का व्यास। अच्छा एक बात बताइए, जब युग्मनज का समसूत्री विभाजन हुआ, दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ, उन दोनों कोशिकाओं में दो केंद्रकों का निर्माण हुआ, सही बात है कि नहीं? बोलो सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। पुनः जब समसूत्री विभाजन हुआ तो 4 केंद्रक, 1 2 3 4, उसके बाद 8 केंद्रक, जितनी कोशिकाएं उतना केंद्रक, जितनी कोशिकाएं उतना केंद्रक, जितनी कोशिकाएं उतना केंद्रक। यानी जब विदलन की क्रिया होगी, जब विदलन की क्रिया होगी, मेरे देश के अच्छे बच्चे याद रखिएगा, जब जब विदलन की क्रिया होगी उस समय क्या होगा? उस समय बाबू विदलन की क्रिया में जितनी बार समसूत्री विभाजन होगा केंद्रकों की संख्या बढ़ेगी, केंद्रकों की संख्या बढ़ेगी। याद रखिएगा, याद क्या रखना है? याद रखना है विदलन क्रिया में, विदलन क्रिया में बार बार, विदलन क्रिया में बार बार समसूत्री विभाजन से, बार बार समसूत्री विभाजन से केंद्रकों की संख्या बढ़ती है। विभाजन से विभाजन से केंद्रकों की संख्या, केंद्रकों की संख्या, ये ऊपर का तीर लगा दिए मतलब बढ़ती है, ऊपर का तीर मतलब इसकी संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। यानी विदलन की क्रिया में जब बार बार समसूत्री विभाजन होगा, जितना बार समसूत्री विभाजन होगा उतना बार केंद्रकों की संख्या बढ़ेगी। परंतु क्या होता है? परंतु 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 साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य घटता है या कम होता है? घटता है। याद रहेगा? क्या याद रखेंगे? याद ये रखना है, जब केंद्रकों की संख्या बढ़ेगी, जब केंद्रकों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? कोशिका द्रव्य घटेगा। यहां देखिए एक केंद्रक था, इसमें ज्यादा कोशिका द्रव्य, 2 केंद्रक हो गया, सेल का आकार छोटा हो गया, उससे कम कोशिका द्रव्य, चार कोशिकाएं हुई तो 4 कोशिकाओं में 4 केंद्रक, अब कोशिकाएं इससे और छोटी होंगी तो और कम हो जाएगा। केंद्रकों की संख्या जब बढ़ेगी नौजवान, केंद्रकों की संख्या जब बढ़ेगी मेरे देश के अच्छे बच्चे, उस समय क्या होगा? कोशिका द्रव्य घटेगा, कोशिका द्रव्य घटेगा। आगे बात करते हैं, एक और बात याद रखिएगा, एक और बात याद रखिएगा, एक और बात क्या याद रखेंगे? याद ये रखना है, जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा, विदलन की क्रिया में जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो उसका आकार कम होगा, उसका आकार घटेगा। ये पूरा एक सेल था, आकार बड़ा था, 2 हुआ, थोड़ा आकार छोटा हो गया, 4 हो गया और छोटा। यहां देखो जब 16 का निर्माण हुआ तो मिला लो बाबू, इसका आकार इतना बड़ा, इनका आकार छोटा हो गया। यानी 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 कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है मेरे देश के नौजवान, विदलन की क्रिया में, विदलन की चेंज करते हैं,
विदलन की क्रिया में, विदलन की क्रिया में, विदलन की क्रिया में होता क्या है? कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। परंतु आकार घटता है, परंतु आकार घटता है, परंतु आकार घटता है। आखिर भाई साहब घटता क्यों है? क्यों घटता है मेरे देश के नौजवान? आखिर इसमें कारण क्या है? जब ये बढ़ रहा है तो इसको भी बढ़ना चाहिए, खींच खाच के ढकेल के बढ़ जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बढ़ता है? तो ना बढ़ने का रीजन, इसके आकार का ना बढ़ने का रीजन क्या लिखा? विदलन की क्रिया में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है परंतु इसका आकार क्या होता है? घटता है। तो क्यों घटता है? क्योंकि इनके सतह पर उपस्थित होता है क्या? पेलुसिडा उपस्थित होता है, पेलुसिडा। पेलुसिडा उपस्थित होने के कारण क्या होता है? उपस्थित होने के कारण क्या होता है? आकार को नहीं बढ़ने देता है। कहता है आकार तुमको नहीं बढ़ना है, दबा के रखता है कि नहीं बढ़ने देंगे, उगर बढ़ जाए के नहीं बढ़ने देंगे। समझ में आ गया क्या? क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? मेरे देश के नौजवान जल्दी बताइए, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? आ गई समझ में तो बाबू नोट कर लीजिए, फिर आपको पढ़ा देते हैं विदलन के प्रकार। पहले इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग समझते हैं विदलन के प्रकार। अब हम लोग क्या समझेंगे? विदलन के प्रकार। हेडिंग कर लीजिए बाबू आप लोग, विदलन के प्रकार, विदलन के प्रकार, विदलन के प्रकार। बात करें अगर विदलन के प्रकार की तो मेरे देश के नौजवान विदलन दो प्रकार का होता है। विदलन जो होता है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो विदलन का जो पहला प्रकार होगा उन्हें पूर्णभंजी विदलन कहा जाता है। पूर्णभंजी विदलन क्या कहा जाएगा? पूर्णभंजी विदलन। और विदलन का जो दूसरा प्रकार होगा उसे अंशभंजी विदलन कहा जाता है, उसे अंशभंजी विदलन कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मेरे देश के अच्छे बच्चे? विदलन दो प्रकार के होते हैं। विदलन कितने प्रकार का? विदलन कितने प्रकार का? तो विदलन दो प्रकार के होते हैं। पूर्णभंजी विदलन, अंशभंजी विदलन। पूर्णभंजी विदलन, अंशभंजी विदलन। पूर्णभंजी विदलन, अंशभंजी विदलन। अब समझेंगे ये जो पूर्णभंजी विदलन होता है, ये जो पूर्णभंजी विदलन होता है वो क्या होता है? तो पूर्णभंजी विदलन को बाबू हम लोग समझते हैं। तो पूर्णभंजी विदलन क्या हो जाएगा? ऐसा विदलन, पहले नोट कर लीजिए फिर आपको समझा देते हैं। ऐसा विदलन, ऐसा विदलन जिनके अंडे, ऐसा विदलन जिनके अंडे दो खंडों में, दो खंडों में, दो खंडों में पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, पूर्णभंजी विदलन कहलाता है।
ऐसा विदलन जिनके अंडे दो खंडों में पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं उसे हम लोग पूर्णभंजी विदलन कहेंगे। यानी बाई द वे मान लीजिए क्या है, मान लीजिए एक कोई अंडा है, अंडा मतलब बाबू युग्मनज, ठीक है, एक कोई अंडा है, ये अंडा दो भागों में विभाजित हो गया, ये अंडा बाबू दो भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित हो गया। तो इस प्रकार के विभाजन को पूर्णभंजी विदलन कहते हैं। इस प्रकार के विदलन को पूर्णभंजी विदलन कहते हैं। देख लीजिए क्या लिखा है, ऐसा विदलन जिनके अंडे दो खंडों में पूर्णतः विभाजित होते हैं, इस प्रकार के विदलन को पूर्णभंजी विदलन कहा जाता है या फिर पूर्णभंजी विदलन कहलाता है। अंशभंजी विदलन की यदि बात किया जाए, अगर बात किया जाए अंशभंजी विदलन क्या होता है, तो बाबू इसी का विपरीत, इसी का उल्टा, तो उल्टा क्या होगा? ऐसा विदलन जिनके अंडे, ऐसा विदलन जिनके अंडे दो खंडों में या दो भागों में विभाजित नहीं होते हैं, विभाजित नहीं होते या पूर्णतः विभाजित नहीं होते, पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अंशभंजी विदलन कहते हैं। यानी ऐसा विदलन जिनके अंडे दो खंडों में विभाजित नहीं होते, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? अंशभंजी विदलन। जैसे ये अंडा है, ये विभाजन करना चाहता है लेकिन विभाजन नहीं हो पा रहा है, तो इस प्रकार के विभाजन को, इस प्रकार के विदलन को हम लोग अंशभंजी विदलन कहेंगे। क्या याद रहेगा? बोलो मेरे देश के नौजवान, क्या विदलन का प्रकार याद रहेगा? पूर्णभंजी विदलन, अंशभंजी विदलन, पूर्णभंजी विदलन, अंशभंजी विदलन, याद रहेगा क्या? बिल्कुल याद रखिएगा। पूर्णभंजी विदलन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो पूर्णभंजी विदलन होता है, ये बाबू पूर्णभंजी विदलन दो प्रकार के होते हैं। कहेंगे मास्टर ये बताइए विदलन के प्रकार दो, क्या इसके भी प्रकार दो? तो हम कहेंगे बाबू बिल्कुल सही बात, जो पूर्णभंजी विदलन होता है ये दो प्रकार के होते हैं। इसका पहला प्रकार समान पूर्णभंजी विदलन है, समान पूर्णभंजी विदलन, समान पूर्णभंजी विदलन, समान पूर्णभंजी विदलन। समान पूर्णभंजी विदलन। दूसरा हो जाएगा असमान पूर्णभंजी विदलन, असमान पूर्णभंजी विदलन। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताओ मेरे देश के नौजवान, जो पूर्णभंजी विदलन होता है कितने प्रकार का होता है, तो मुस्कुराते हुए थोड़ा हल्का सा स्माइल देते हुए बता दीजिएगा। पूर्णभंजी विदलन दो प्रकार के, समान पूर्णभंजी विदलन, असमान पूर्णभंजी विदलन, समान पूर्णभंजी विदलन, असमान पूर्णभंजी विदलन। अब बात करें यदि समान पूर्णभंजी विदलन की, तो समान पूर्णभंजी विदलन क्या होता है? पहले इसे समझिए, क्या लिखा था? ऐसा विदलन जिनके अंडे दो खंडों में पूर्णतः विभाजित हो जाए, दो खंडों में विभाजित हो जाए। जब बाबू इसका अंडा, बात समझिएगा, समान पूर्णभंजी आपको समझा रहे हैं, समान पूर्णभंजी में जब जो अंडा होगा उसका विभाजन हो, जब उसका विभाजन हो और अंडों का आकार समान हो, माने जब विभाजन हो तो बराबर हो,
घटी बढ़ी न हो, मतलब दोनों जो खंड हो बराबर हो, दोनों कोरक खंड बराबर हो, तो इस प्रकार के पूर्णभंजी, इस प्रकार के क्या कहते हैं, पूर्णभंजी विदलन को समान पूर्णभंजी विदलन कहते हैं। इस प्रकार के पूर्णभंजी विदलन को समान पूर्णभंजी विदलन कहते हैं, याद रहेगा। अब बात करते हैं समान पूर्णभंजी जो विदलन होता है, समान पूर्णभंजी विदलन में कौन आते हैं, यही ऊपर है, लिख देते हैं बाबू। समान पूर्णभंजी विदलन की अगर बात करें तो समान पूर्णभंजी विदलन में कौन आता है, इसे समझते हैं। तो समान पूर्णभंजी विदलन में मानव आता है, यानी मानव में जो विभाजन होता है, मानव में जो विभाजन होगा वो क्या होगा, उसके जो खंड होंगे समान होंगे, यानी मानव समान पूर्णभंजी विदलन में आएगा। इसके अलावा मोलस्का, मोलस्का आता है, मोलस्का के अलावा, मोलस्का के अलावा ऐसे बोल देते हैं, सुन लीजिए, मोलस्का के अलावा कुछ और आते हैं। मोलस्का के अलावा अकशेरुकी के अंडे आते हैं, यानी अकशेरुकी के अंडों में बाबू क्या होता है, पूर्णभंजी विदलन होता है। कौन सा पूर्णभंजी विदलन, तो समान पूर्णभंजी विदलन। बात करें असमान पूर्णभंजी विदलन की, तो असमान पूर्णभंजी विदलन के अंतर्गत क्या आएगा। अब आपको तो समझ में आ गया होगा असमान पूर्णभंजी विदलन। असमान पूर्णभंजी विदलन का मतलब है जब इनमें विदलन क्रिया होगी तो एक खंड बड़ा होगा, एक खंड छोटा होगा, एक खंड क्या होगा, बड़ा होगा, एक खंड बाबू छोटा होगा। जो खंड बड़ा होता है, जो खंड बड़ा होगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ खंड कहते हैं, दीर्घ खंड कहेंगे। यहां लिख देते हैं, एक बार चेक करना पड़ेगा कहीं कट तो नहीं रहा है। याद रखिएगा, जो खंड बड़ा होगा उसे दीर्घ खंड कहेंगे, जो खंड छोटा होगा, जो खंड छोटा होगा उसे लघु खंड कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, लघु खंड। एक बार चेक करते हैं क्या कट रहा है क्या, एक बार चेक करते हैं, 1 मिनट बालक, 1 मिनट, हाँ हल्का सा कट रहा है फिलहाल, 1 मिनट। चलिए हम ऐसे बता देते हैं आपको, ये जो बड़ा वाला भाग है उसे दीर्घ खंड कहेंगे, छोटा वाला भाग जो होगा उसे लघु खंड कहेंगे। यानी बड़े वाले भाग को क्या कहा जाएगा, दीर्घ खंड कहा जाएगा, छोटे वाले भाग को लघु खंड। तो अब बताइए असमान पूर्णभंजी विदलन समझ में आ गया। अब बात करें अगर इसके उदाहरण की, तो इसमें कौन आएगा, तो बाबू इसके अंतर्गत मेढक आते हैं। कौन आते हैं, मेढक आते हैं। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं अंशभंजी विदलन। अब मन में प्रश्न उठेगा, जब पूर्णभंजी विदलन दुई प्रकार का, तो अंशभंजी विदलन भी दुई प्रकार का होता होगा, क्यों, यही मन में प्रश्न उठ रहा है। बिल्कुल सही उठ रहा है, यानी अंशभंजी विदलन भी कितने प्रकार के, तो अंशभंजी विदलन भी 2 प्रकार के। इसका जो पहला प्रकार होगा, इसका जो पहला प्रकार होगा, इसके पहले प्रकार को हम लोग क्या कहेंगे, बिंबाभ, बिंबाभ अंशभंजी विदलन। बिंबाभ अंशभंजी विदलन। दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें जो दूसरा होगा सतही, सतही, सतही अंशभंजी विदलन, अंशभंजी विदलन, अंशभंजी विदलन। तो अब मेरे देश के नौजवान ई बताइएगा, ई बताइए अंशभंजी विदलन कितने प्रकार के, तो आप कहेंगे अंशभंजी विदलन, सर जी अंशभंजी विदलन कितने प्रकार के, तो अंशभंजी विदलन 2 प्रकार के,
बिंबाव अंशभंजी विदलन, सतही अंशभंजी विदलन। बिंबाव अंशभंजी विदलन, सतही अंशभंजी विदलन। हम आपसे पूछें ये जो बिंबाव अंशभंजी विदलन है, यहां ऐसे लगा देते हैं तीर। ये जो बिंबाव अंशभंजी विदलन है इसके अंतर्गत क्या आएगा? तो शायद कुछ बच्चों को पता हो। अगर जिन विद्यार्थियों को पता है उनके लिए तो बाबू बहुत अच्छी चीज है, आप मेहनत से पढ़ रहे हैं। जिनको नहीं पता है उनको हम बता देते हैं, लेकिन आप भी मेहनत से पढ़िएगा। तो इसके अंतर्गत बिंबाव अंशभंजी विदलन के अंतर्गत क्या आएगा? इसके अंतर्गत आ जाएंगे सरीसृप। क्या आ जाएंगे? सरीसृप। सरीसृप, सरीसृप का मतलब वे जीव जो रेंगते हो, सांप वगैरह जो हो जाएंगे, सरीसृप। सरीसृप के अलावा क्या हो जाएगा? सरीसृप तथा, यहां लिख देते हैं सरीसृप तथा पक्षियां, या पक्षियों के अंडों में, या पक्षियों के अंडों में। तो सरीसृप और पक्षियां हो जाएंगी। बात करें सतही अंशभंजी विदलन की, अगर आपसे पूछा जाए सतही अंशभंजी विदलन के अंतर्गत कौन आते हैं, तो कीट आ जाएंगे तथा अधिकांश मछलियां। अधिकांश मछलियां, अधिकांश मछलियां। लेकिन 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 अधिकांश मछलियां, ये जो मछलियां होंगी इनके अंडों में विदलन होगा। अब देखिएगा मेरे देश के नौजवान, अधिकांश मछलियां लिखा, यानी सभी मछलियां नहीं, लेकिन ज्यादातर मछलियों में सतही अंशभंजी विदलन होता है। ज्यादातर मछलियों में सतही अंशभंजी विदलन होता है। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? आइए एक बार देख लेते हैं। विदलन दो प्रकार के, पूर्णभंजी विदलन, अंशभंजी विदलन। पूर्णभंजी विदलन क्या है? ऐसा विदलन जिनके अंडे दो खंडों में पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, उन्हें पूर्णभंजी विदलन कहा जाता है। पूर्णभंजी विदलन दो प्रकार के, समान पूर्णभंजी विदलन, असमान पूर्णभंजी विदलन। समान पूर्णभंजी विदलन में मानव मोलस्का आएंगे, अकशेरुकी के अंडे भी आ जाएंगे। असमान पूर्णभंजी विदलन में होगा क्या? जो खंड बड़ा होगा इसे दीर्घ खंड कहेंगे, उसे दीर्घ खंड कहेंगे। जो खंड छोटा होगा उसे लघु खंड कहेंगे। इसके अंतर्गत मेढक आता है। अंशभंजी विदलन क्या बताया गया है? ऐसा विदलन जिनके अंडे दो खंडों में विभाजित नहीं होते हैं, उसे अंशभंजी विदलन कहा जाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, बिंबाव अंशभंजी विदलन, सतही अंशभंजी विदलन। बिंबाव अंशभंजी विदलन में सरीसृप तथा पक्षियों के अंडों में क्या होगा? बिंबाव अंशभंजी विदलन होगा। जबकि सतही अंशभंजी विदलन में कीट तथा अधिकांश मछलियों के अंडों में सतही अंशभंजी विदलन होगा। क्या मेरे देश के नौजवान एक क्लास आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट में अपना विचार दीजिएगा और इस क्लास को लाइक कीजिएगा, मित्रों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो भी बेहतर बायोलॉजी पढ़ सके, सही जगह पर सही बायोलॉजी, सटीक बायोलॉजी पढ़ सके। और अगर आपको बेहतर पढ़ना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 12 का धुआंधार बायोलॉजी पढ़ाएंगे, खूंखार बायोलॉजी पढ़ाएंगे। और पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कर लिए हैं तो बहुत बेहतर बात है, बहुत अच्छी बात है। आपका बाबू आभार व्यक्त करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं। अभी इसे नोट कर लीजिए। आज का क्लास बस यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।